गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है इट विल बी ऑन दी रिमेनिंग इंटरनल एड्स जो कि काम करते हैं या हेल्प करते हैं जुडिशरी की टू इंटरप्रेट एनी प्रोविजन और दी स्टैट्यूट। तो दी अदर इंटरनल एड which is very important as far as the syllabus of LLB is considered is of definition or interpretation clauses। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज को इंक्लूड करने का पर्पस क्या होता है। तो इसे किसी भी स्टैट्यूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है विद द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग द नेचुरल मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स एज पर द डेफिनेशन क्लॉज। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस क्लॉज की या इस पूरे इनैक्टमेंट की मदद हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि हम उन शब्दों की मीनिंग को क्लियरली समझ पाएँ जो कि टाइम एंड अगेन किसी गिवन स्टैट्यूट के अंदर यूज किए गए हैं। The only exception which applies in the case of the definition or interpretation clause is that if the court feels कि किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन क्लॉज में प्रोवाइडेड डेफिनेशन को अप्लाई करने से जो जजमेंट आएगा उसमें एब्सर्डिटी क्रिएट हो सकती है, तो उस सिचुएशन में द कोर्ट विल नॉट अप्लाई द डेफिनेशन क्लॉज while interpreting that provision. Now there comes into picture a very important rule of statutes pari materia। तो यहाँ पर एक जनरल रूल है डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज से रिलेटेड विच स्टेट्स दैट अ डेफिनेशन क्लॉज ऑफ वन एक्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द सेम वर्ड यूज्ड इन अनदर स्टैट्यूट, बट if two acts are in pari materia and word is defined in one act, then the same meaning shall be given to the word in the other act as well. Now let's see what are certain important terms which are used by the legislature in the definition or the interpretation clause while defining any particular term। तो पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि हर डेफिनेशन में आप यूजुअली किसी भी डेफिनेशन के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर मीन्स या इंक्लूड्स वर्ड का यूज़ किया गया है वाइल डिफाइनिंग एनी टर्म। अब जो मीन यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो मीन्स है या इंक्लूड्स है, दे बेसिकली अफोर्ड एन एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड एंड दे डिनोट रेस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ इट। अब जो इंक्लूड्स है ये एक्सटेंसिव किसी भी वर्ड की एक्सटेंसिव मीनिंग को डिफाइन करता है। ये जनरली यूज़ किया जाता है डेफिनेशन क्लॉज में टू एनलार्ज द ऑर्डिनरी एंड द नेचुरल मीनिंग ऑफ एनी गिवन वर्ड। एक और वर्ड है जो कि है डिनोट्स का भी यूजेज आपको काफ़ी देखने को मिलेगा इन द डेफिनेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें कवर किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हो सकते हैं, कुछ कैटेगरी फॉर्म की गई हो सकती है कि दिस पर्टिकुलर टर्म डिनोट्स दीज एग्जाम्पल टर्म्स एंड उन सारी चीज़ों को किसी एक शब्द के एम्बिट में कवर करने का काम करता है डिनोट वर्ड। लास्ट इज द डीम्ड टू बी। अब जो डीम्ड टू बी वर्ड है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लेजिस्लेशन ने फिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हो सकता है ओरिजिनली वो चीज़ वैसी ना हो, बट बाय क्रिएशन ऑफ अ फिक्शन इट वुड बी कंसिडर्ड दिस थिंग ऑल्सो। So these are the terms which are being used by the legislature when they define any particular term in a legislature. Let's have a quick overview of certain important cases which you can actually mention when you are talking about definition or an interpretation clause as an internal aid. तो first among which is Avtar Singh versus State 1965 का केस है। यहाँ पर appellant को चार्ज किया गया है with having committed the theft of electricity। सुप्रीम कोर्ट ने बोला electricity being an energy cannot be a movable property under section 22 of IPC। As we all know that
थेफ्ट कमिट करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो अंडर सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी थेफ्ट की बात की जा रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, दैट इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए, यानी कुछ चीज़ों को उसके एम्बिट से एक्सक्लूड किया गया है, जो कि है लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली fastened to anything which is attached to earth. Plus, the other crucial factor is that theft of electricity has already been made an offence under Section 39 of Indian Electricity Act 1910. Hence, same will be deemed to be an offence under IPC and thus punishable under Section 379 of IPC. यहाँ पर डीम्ड टू बी टर्म का यूसेज करके क्या किया उन्होंने, फिक्शन क्रिएट किया, यानी कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, बट चूँकि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के एप्लीकेशन में सेक्शन 39 के अंदर कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होगी वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की तरह ही कंसिडर किया जाएगा और उसे 379 ऑफ आईपीसी के अंदर वेरी वेल कवर अप किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ फिक्शन को क्रिएट किया गया और वो मूवेबल प्रॉपर्टी ना होते हुए भी उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया और यहाँ पर थेफ्ट के लिए पनिश किया गया। यहाँ पर जो दूसरा इम्पोर्टेंट केस है वो है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ 1986 का केस है। तो यहाँ पर एक सर्विस रूल का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पर एक कंपनी है जो कैरी ऑन बिजनेस कर रही है। क्या उस बिजनेस का नेचर क्या है? द बिजनेस वॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ रिवर सर्विसेज एंड वो कंपनी एक अरेंजमेंट के साथ एंटर करती है, या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर करती है किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, जो इस गिवन केस के अंदर एपेलेंट है। अब वो जो गवर्नमेंट कंपनी है ये ओपन की गई है सेंट्रल और 2 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी स्टेट कहलाएगी अंडर आर्टिकल 12? बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है वहाँ पर किस वर्ड का यूसेज है? इंक्लूड वर्ड का यूसेज है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी वुड ऑल्सो फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट केस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं वो है महालक्ष्मी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ AP, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, एंड द केस वॉज ऑफ ईयर 1989। इस केस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टोबैको अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेंट्रल एक्साइजेस एंड सॉल्ट एक्ट 1944 वॉज इंक्लूडेड। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोबैको की जो डेफिनेशन है इट मीन्स यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया गया? मीन्स एनी फॉर्म ऑफ टोबैको वेदर cured, uncured and manufactured or not. And definition on the other half also states that it includes leaf stalks and stems of the tobacco plant. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ जो definition है that is exhaustive and it refused to include tobacco seeds in it as they were not mentioned in the inclusive part. आप इस पूरी डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एक पार्ट में हमने रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन प्रोवाइड की है, दूसरे में हमने इंक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड की है, और दोनों ही पार्ट्स के अंदर कहीं पर भी टोबैको सीड्स की बात नहीं हो रही है। इसीलिए टोबैको सीड्स को हम इस टोबैको टर्म की डेफिनेशन का पार्ट नहीं समझेंगे।